हेलो नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार में व्यंजन। इसके पहले हम लोगों ने स्वरों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग व्यंजन पढ़ने वाले हैं, व्यंजनों के बारे में जानेंगे। और व्यंजन के पढ़ने से पहले आप लोगों को अगर वीडियो इसके पहले वाले लेक्चर आपको अगर समझ में आ रहे हैं तो उनको भी शेयर करिए, और इसके पहले के 2 वीडियो हैं उनको आप देखिए, तब आपको स्वर अच्छी से भली बात समझ में आ जाएंगे। और इसमें व्यंजन यदि आपको समझ में आ जाए, क्लास बेहतर लगे तो आप लोग शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाए, ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे देखिए आप कहिए, जैसे ये का है, का अगर इसमें ये हम लगा देते तो ये आपका व्यंजन हो गया। क्या हो गया? व्यंजन हो गया। लेकिन जब इसको हम बोलेंगे तो आ आता है ना, तो आ की सहायता ली गई। तो कहने का मतलब जिन वर्णों को बोलते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। और हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। कौन सा है? नंबर 1 आपका होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 में आपका होता है अंतःस्थ व्यंजन। कौन सा? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। नंबर 3 में आपका होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है अंतःस्थ व्यंजन, एक होता है ऊष्म व्यंजन। तो आज हम जाने के पहले स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं।
स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या है? जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा हमारी मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों को, स्पर्श व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अगर पूछ ले आपका वर्गीय ध्वनियों की संख्या, तो वर्गीय ध्वनियों की संख्या 25 होती है। वर्गीय ध्वनियों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। वर्गीय ध्वनियों की संख्या क्या होती है? 25 होती है। अब देखो स्पर्श व्यंजन, जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा मुंह के किसी न किसी भाग को अवश्य स्पर्श करे, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय ध्वनि भी कहते हैं। अगर पूछ ले वर्गीय ध्वनियों की संख्या, तो वर्गीय ध्वनियों की संख्या 25 होती है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछ लेगा तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या भी क्या होती है? 25 होती है। अब देखें, अगर पूछ ले वर्ग कितने होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 होते हैं। जैसे देखिए का वर्ग, इधर ये वर्ग क्रम हो गया, वर्ग क्रम 1 2 3 4 5। ये आपका इधर उच्चारण स्थान। अब देखिए वर्ग, सबसे पहले आता है का वर्ग। का, खा, गा, घा, अंगा। का, खा, गा, घा, अंगा। अब इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। कहां से होता है? कंठ से। अब इधर आ गया चा वर्ग। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। चा, छा, जा, झा, इया। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। क्या होता है? तालु। और फिर इसके बाद आता है टा वर्ग। कौन सा वर्ग? टा वर्ग। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। फिर अगला है आपका का, चा, टा, ता। ता वर्ग, इसका उच्चारण ता, था, दा, धा, न। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। फिर आता है अगला पा वर्ग। पा, फा, बा,
भ म, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। क्या होता है? ओष्ठ। अब देखिए इनको जैसे याद करना है, वर्ग का चा टा ता पा, का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग। का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और च वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालु होता है। और अब टा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। जैसे का, ख, ग, घ, अंगा। देखते हैं आप, यहां से कंठ से आवाज निकलती है, कंठ से वायु निकलती है। क, ख, ग, घ, अंगा। इसी प्रकार आपका क्या होता है? च वर्ग, च, छ, ज, झ, इय। जब हम चा, छ, ज, झ, इय बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा होती है कहां पे स्पर्श करती है? जाके तालु में स्पर्श करती है। जाके कहां पे? तालु में स्पर्श करती है। इसलिए हम च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु होता है। अब इसी प्रकार जब बोलेंगे टा, ठा, डा, ढ, अड़ा। जब हम टा, ठा, डा, ढ, अड़ा जैसे ही बोलते हैं टा, ठा, डा, ढ, अड़ा, तो देखते हैं कि हमारी जीवा क्या होती है? तालु के थोड़ा से आगे आकर के दंत से थोड़ा से ऊपर, अर्थात मूर्धा, दंत के थोड़ा से ऊपरी भाग को हमारी जीवा क्या करती है? स्पर्श करती है। इसलिए इनको क्या कहते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और आपका आ जाता है ता। देखो ता, ता, था, दा, धा, ना। जब इन वर्णों को बोलते हैं, ता वर्ग के वर्णों को बोलते हैं, तो ता वर्ग के वर्णों को जब बोलते हैं तो हमारी जीवा क्या करती है? दांत को स्पर्श करती है, दांतों में स्पर्श करती है। जैसे बोलो ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। इसी प्रकार जब हम पा वर्ग बोलते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। देख रहे होंगे जब हम पा वाली लाइन बोलते हैं, पा वर्ग वाली लाइन बोलते हैं, तो हम जो भी वर्ण बोलते हैं क्या है? दोनों ओठ क्या हो जाते हैं? आपस में स्पर्श कर लेते हैं। जीवा क्या करती है? स्पर्श। पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। इसी प्रकार क्या है? जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढाड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ हुआ। और च वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, चा, छा, जा, झा, इया। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढाड़ा, टा, ठा, डा, ढाड़ा। इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ? मूर्धा। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना। इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। इसी प्रकार पा, पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा। अब इनका देखो, ये जो वर्ण होते हैं इनका केवल हम लोग उच्चारण करना केवल सीख लें, बस उच्चारण करना सीख लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं बाकी याद करने में तो थोड़ी से दिक्कत होगी, कभी आप भूल सकते हैं। तो इसलिए इनका क्या करना है? हमको उच्चारण करके सीखना, बार बार उच्चारण करेंगे। जब हम उच्चारण करते रहेंगे तो हमारे क्या होगा? हमको कंठस्थ हो जाएगा, हर हमेशा हमको याद रहेगा। और इसी में देखिए का और खा, ये जो होते हैं का और खा, का और खा को क्या कहते हैं? का और खा को जिह्वा मूली वर्ण भी कहते हैं, या जिह्वा मूल वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूली वर्ण कौन से होते हैं? का और खा। का, खा, का, खा। का, खा कैसे हैं? जिह्वा मूली वर्ण होते हैं। और इसमें देखिए चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा जो होते हैं आपके क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चा, छा, जा,
झा, ये कैसे हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। कहने का मतलब क्या है? स्पर्श व्यंजन तो ये सभी हैं, लेकिन चा, छ, जा, झा, कहने का मतलब इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इनको बोलने में क्या होती है? थोड़ी से ज्यादा सांस निकलती। क्या है? थोड़ी से ज्यादा सांस निकलती है, बोलने में थोड़ा सा ज्यादा ताकत की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और देखिए पांचवा अक्षर जो होता है ये अंगा ञ न म, अंगा ञ न म, ये अपने वर्ग के उच्चारण स्थान, जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, चा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालु, टा वर्ग का होता है मूर्धा, ता वर्ग का होता है दंत, अपा वर्ग का होता है ओष्ठ। ये अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ क्या होते हैं? ये पांचों व्यंजन, पांचों वर्ण कैसे बोल जाते हैं? नासिक, नाक से भी इनमें क्या होती है? आवाज निकलती है, जैसे अंगा ञ ण न म। देखो इसमें नाक से भी क्या है? कुछ आवाज निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? नासिक के व्यंजन कहते हैं। यदि पूछ ले नासिक के व्यंजनों या पंचमाक्षरों की संख्या, नासिक के व्यंजनों या पंचमाक्षरों की संख्या, पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती। कितनी होती है? 5 होती है। 5 होती है। देखो 1 2 3 4 5, तो अगर पूछ ले नासिक के व्यंजनों की संख्या तो 5 बताना है, पंचमाक्षरों की संख्या पूछे तो भी आपको क्या बताना है? 5 बताना है। तो आपको यहाँ पे हम स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके। जिन वर्णों को बोलते समय जीवा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करें, उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं और वर्गीय व्यंजनों को हम वर्गीय ध्वनियां कहते हैं। या पूछ ले स्पर्श व्यंजनों की संख्या, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और वर्गीय ध्वनियों की संख्या पूछ ले तो भी आपकी 25 होती है। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ होता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, अट्टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो अब हम लोग चलेंगे, देखो एक प्रकार पढ़ गए, स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके। अब स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोग चलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन अब हम लोग जानेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अब देखो अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन, देखो अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने पर, जब हम बोले तो हमारी जीवा क्या आ जाए? तालु। क्या आ जाए? जीवा मुंह में तालु के बीच, मतलब जीभ तालु तथा ओंठों का स्पर्श करे। क्या करे? बोलते समय क्या है? मुंह में जीभ क्या है? तालु और ओंठों को स्पर्श करे। तालु और ओंठों को स्पर्श करते हैं तो उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? अंतःस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय जीभ तालु और ओष्ठ दोनों को स्पर्श करे, थोड़ा से कम स्पर्श करे तो उनको क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या और वा। या और वा क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन या वा, और या वा को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। या वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। और रा को क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। रा को लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखो रा को
लुंठित वर्ण क्यों कहते हैं? रा जब बोलते हैं तो रा को बोलते समय हमारी क्या हो जाती है? जीभ लुढ़क जाती। क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है। जैसे बोलो रा रा, तो जब हम रा को बोलते हैं, रा बोलते हैं तो हमारी जीभ क्या हो जाती है? लुढ़क जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। और रा को क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। रा को क्या कहते हैं? रा को प्रकंपित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं। अब देखो आपका आ जाए लुंठित वर्ण रा, प्रकंपित वर्ण रा। क्यों कहते हैं? क्योंकि रा का उच्चारण जब रा को बोलते हैं तो बोलते समय क्या होती है? हमारी जीभ थोड़ा से लुढ़क जाती है, इसलिए हमको क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण कहते हैं। और ला, ला को क्या कहते हैं? ला को पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। क्योंकि जब ला बोलते हैं, ला बोलते हैं तो ला को बोलते समय क्या होती है? जीभ से क्या होती है? दोनों पार्श्व से निकलती जो सांस होती है, जैसे बोले ला, जब ला बोलेंगे तो जीभ क्या होती है? थोड़ा से मुड़ जाती है। जब मुड़ जाती है तो दोनों पार्श्व, दोनों तरफ से क्या होती है? सांस निकलती है। इसलिए हम ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए हम लोग स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके, अंतःस्थ व्यंजन पढ़ चुके। अब हम लोग जानेंगे ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं। क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकलती है उनको हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते समय मुंह से ज्यादा से ज्यादा सांस निकले, ज्यादा से ज्यादा सांस निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहें? जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकले उन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। क्या है? ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या अगर पूछ ले तो कितनी होती है? 4 होती। कौन कौन से होते हैं? शा, शा, सा, हा। शा, शा, सा, हा, ये क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। जैसे इनको बोलो शा, देखो ज्यादा सांस निकली कि नहीं? शा ज्यादा सांस निकली, सा ज्यादा सांस निकली, हा। तो कहने का मतलब जिन व्यंजनों को या जिन वर्णों को बोलते समय ज्यादा से ज्यादा सांस निकलती है उन व्यंजनों को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और देखिए ये सा, शा, सा, ये आपके तीनों सकार है। क्या है? ये आपके तीनों सकार है। अगर पूछ ले संघर्षी व्यंजनों की संख्या बताइए, केवल संघर्षी व्यंजन या संघर्षी वर्ण पूछ ले, संघर्षी व्यंजन, तो संघर्षी व्यंजन आपके होते हैं शा और शा, ये सा।
अब देखिए इसका उच्चारण स्थान और इसका उच्चारण स्थान। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ये तालव्य से बोला जाता है। क्या है? ये तालव्य है। और ये आपका क्या है? मूर्धा है। क्या है? ये आपका मूर्धा है। ये आपका क्या है? दंत है। क्या है? ये आपका दंत है। ये जो सीटी वाला सा है इसको क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। षटकोण वाला सा का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है और ये सा जो होता है आपका ये दंत होता है। हा को क्या कहते हैं? जो ये हा है, हा को स्वरतंत्री वर्ण भी कहते हैं। हा को क्या कहते हैं? स्वरतंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। हा को स्वरतंत्रीय वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हा को स्वरतंत्री वर्ण भी कहते हैं। और हा को क्या कहते हैं? हा को कांकल्य स्वर भी कहते हैं। हा को क्या कहते हैं? कांकल्य स्वर कहते हैं। कांकल्य स्वर कहते हैं। हा को क्या कहते हैं? कांकल्य स्वर कहते हैं। अब देखो ऊष्म व्यंजन हो गए। आपने आज पढ़ा स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन पढ़े। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? श, श, सा, हा। श, स, हा। तो ये आपके कितने हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। और हा को क्या कहते हैं? स्वरतंत्री वर्ण भी कहते हैं। हा को कांकल्य स्वर भी कहते हैं। स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। सा का उच्चारण स्थान दंत होता है। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं? आपके संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, या कह सकते हो तीनों साकार जो होते हैं संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। संयुक्ताक्षर। देखो संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। अब देखो संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? संयुक्ताक्षर वे वर्ण होते जिनमें 2 व्यंजन एक स्वर हो। क्या हो? वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन एक स्वर होते हैं। वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन एक स्वर हो, उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। स्वर हो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। वे वर्ण जिनमें 2 व्यंजन एक स्वर हो उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। और संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षरों की संख्या संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। या पूछ ले संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो आपको 4 बताना है। संयुक्ताक्षरों की संख्या पूछ ले तो भी आपको 4 बताना है। कौन कौन से होते हैं? छ, त्रा, छ, त्रा, ज्ञा, स्रा। अब देखो ये कौन कौन से हैं? ये आपका छ, त्रा, ज्ञा, स्रा, ये आपके कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें देखो कौन कौन से होते हैं। जैसे आपका होता है का प्लस सा प्लस आ, तो ये आपका हो जाता है छ। कहे से मिलकर के बनाओ। छ में कौन कौन से व्यंजन होते हैं? का और सा। और इसमें स्वर कौन सा होता है? आ। क्या होता है? आ। या इसी को हम कह सकते हैं, इस तरीके भी लिख सकते हैं, का प्लस सा, ये कह सकते हो, इस प्रकार कह सकते हैं। अब इसमें देखो त्रा में क्या क्या होता है? ता प्लस रा प्लस आ, तो इसको हम क्या कह सकते हैं?
ता प्लस रा। देखो इसमें हमने बताया ना कि वे वर्ण जिनमें दो व्यंजन एक स्वर हो, तो देखिए इसमें दो व्यंजन इसमें भी आ रहे हैं, दो व्यंजन इसमें भी आ रहे हैं, एक स्वर इसमें भी आ रहा है, एक स्वर इसमें भी आ रहा है। क्या आ रहा है? दो व्यंजन एक स्वर। और आपका जैसे ये ज्ञा, तो इसमें आपका होता है ज प्लस इया प्लस आ। इसमें भी देखो दो व्यंजन एक स्वर, दो व्यंजन एक स्वर, दो व्यंजन और एक स्वर, तो ये भी आपका क्या हो गया? आपका संयुक्ताक्षर हुआ, संयुक्ताक्षर हुआ ना। इसी प्रकार आपका स्रा जो होता है, स्रा में क्या होता है? श प्लस रा प्लस आ, या इसको ऐसे कर सकते हैं सा प्लस रा। तो आपका क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपके संयुक्ताक्षर हो गए। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञा, स्रा। तो संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में छ के पूर्व क्या आता है? का आता है। हिंदी वर्णमाला में छ के पूर्व क्या आता है? छ के पूर्व का आता है। क्या आता है? का आता है। तभी जब हम लोग बोलते हैं कक्षा, जैसे कक्षा लिखा रहता है सभी लोग कक्षा बोलते हैं, तो वो अशुद्ध, उसको जब बोलेंगे सही से व्याकरण की दृष्टि से तो होता है कक्षा। देखो छ के पहले आपका क्या आ गया? का आ गया। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, उच्छिप्त व्यंजन पढ़ेंगे, अयोग वाप पढ़ेंगे, प्राण एवं शक्ति के आधार पर पढ़ेंगे। अर्थात पूरी वर्णमाला के क्या होगा? पोस्टमार्टम एक हिसाब से होगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाना, वर्णमाला इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।